वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये एक एक्स्ट्रा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉक को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए और किस तरह से उसको एनालाइज किया जाए। बहुत सारे बच्चे रेगुलर बेसिस पे ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर मॉक कितने देने चाहिए, किस तरह से देने चाहिए, किसको कितना समय एनालाइज करने को लगाना चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करेंगे और किस तरह से आप लगातार मॉक्स देके उसमें अपने मार्क्स या अपने अटेम्प्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए हम मॉक्स दिए जा रहे हैं, स्कोर बढ़ नहीं रहा, वही स्कोर आ रहा है, उसी स्कोर पे स्टैटिक है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो बहुत अच्छे से इस पूरे वीडियो को समझिएगा। बहुत काम की चीजें जो आप लोगों को वाकई में योर जो प्रिपरेशन की जो आपकी स्ट्रेटजी है या आपका जो भी लक्ष्य आपने डिसाइड किया इन योर माइंड, उसको प्राप्त करने में मॉक किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, इस वीडियो को जानने के बाद शायद आपको वो चीजें और क्लियर दिखने लगेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो देखिए दोस्तों, इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं कि यार मॉक का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, किस तरह से इसको देना है, किस तरह से हमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहला, आज मैं इस वीडियो में आपकी तीन डाउट क्लियर करूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू एनालाइज एंड हाउ टू इम्प्रूव। कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से उस पेपर को एनालाइज करना है और किस तरह से अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, और वो कंसेप्ट को किस तरह से बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो ये तीनों चीजों को हम डिटेल में आज समझेंगे। ओके, तो कुछ लॉजिकल इनपुट फ्रॉम माय साइड मैं आप लोगों को दूंगा और ये सारी चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये सारी वो चीजें हैं जो बच्चे पर्सनली मैसेज करके मुझसे अपने डाउट पूछते हैं या फिर हम उनको जो अपना सजेशन उनको उस थ्रू मैसेजेस के थ्रू देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना ये चीजें और ज्यादा बच्चों तक फैले, स्प्रेड हो, ताकि आप लोगों को मॉक को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना आ जाए। ठीक है, क्लियर? तो इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि सर मॉक कौन से देने चाहिए। क्लियर? मॉक कौन कौन से दे सकते हैं? देखो, सारे मॉक अपने आप में अच्छे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये बेस्ट है, ये रिलेवेंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं किसी मॉक के बारे में ऐसा नहीं कहूंगा। ठीक है, बट फिर भी अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम दिन भर मॉक देते हैं यार, हमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी मॉक को देने का। तो हम जो भी बात करेंगे हम अपने बच्चों के रेफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं। बच्चे खुद बताते हैं कि सर मैंने ये मॉक दिया था, मुझे इससे फायदा हुआ, मैंने ये मॉक दिया था, मुझे उस तरह का फायदा हुआ। तो ये बच्चों की सेइंग है, मतलब इट्स नॉट आर सेइंग। ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। तो जो भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बच्चों के द्वारा दिया गया एक्सपीरियंस ही होता है। ठीक है, हाँ, हम अपने पर्सनल लेवल पे एक दो मॉक मैंने लगभग हर मॉक के देखे और उसके हिसाब से मैं आपको गाइड भी करूंगा कि यार ये मॉक है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए आप कोई भी मॉक प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई मॉक परचेज कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ओबी है, प्रैक्टिस मॉक है, ग्रेड अप है, अड्डा है। ठीक है ना? यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, और भी बहुत सारे हैं, आजकल बहुत सारे नए नए मॉक आ रखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स में आपने कोई भी परचेज कर रखा है, कोई चक्कर नहीं है। प्रीलिम्स में मोर ओवर लगभग सबका लेवल एक सा ही होता है। ठीक है, क्लियर? तो प्रीलिम में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। मेन जो डिफरेंस क्रिएट होता है थोड़ा बहुत मेंस में हो जाता है। मेंस में क्या हो गया, आजकल नयापन देने के चक्कर में बहुत सारे मॉक इस तरह के पेपर भी बनाने लग गए हैं जो कि इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट इन द सेंस, मतलब वो क्वेश्चन शायद एग्जाम में ना आए, और अगर आया भी तो उतना समय नहीं मिलेगा कि आप एग्जाम में उसको बना पाए। तो इस तरह के फिर मॉक में आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल जाता है। तो अगर आप मेंस लेवल के मॉक देखते हो ना, तो एज पर अवर स्टूडेंट रेफरेंसेस, जो प्रीवियस स्टूडेंट पास हुए हैं, और लगातार मैं भी इस मॉक को रेफर करता हूं हमेशा, ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट जरूर होते हैं, लेकिन उनका जो पैटर्न रहता है, पूछने का तरीका रहता है, या उनका जो पेपर फॉर्मिंग होती है, वो मोर ओवर आईबीपीएस के पैटर्न में रहती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक आध पेपर में एक या दो क्वेश्चन वो ऐसे जरूर डालते हैं मेंस लेवल पे जो शायद वो क्वेश्चन आपसे ना बने, बट इनके मोर ओवर क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहता है वो बिल्कुल वैसा रहता है जैसे आईबीपीएस में पूछे जाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स। उसके बाद प्रैक्टिस मॉक भी आप ले सकते हैं, उसके अलावा एक टेस्ट जोन करके आता है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सब भी हैं। ठीक है, अगर आप प्राइस को कंसर्न मानते हैं, अगर आपको लगता है ऑलिव बोर्ड थोड़ा कॉस्टली है, देन यू कैन शिफ्ट टू द अदर थिंग्स। लेकिन अगेन वही बात है, ऑलिव बोर्ड का जो कंटेंट है इट्स वेरी रिलेवेंट टू योर आईबीपीएस एग्जामिनेशंस, तो आप डेफिनेटली इस पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? और अगर आप एक से ज्यादा मॉक खरीदने जा रहे हैं तो प्रैक्टिस मॉक को प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसके बाद टेस्ट जून को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन मॉक ऐसे हैं जो मेंस लेवल को लेके बहुत ज्यादा रिलेवेंट है।
ठीक है, सबसे कम रिलेवेंट टेस्ट जोन को मानूंगा क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जो शायद इररिलेवेंट है एज पर द एग्जाम, या बहुत ज्यादा लेंदी या डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो अगर आप मेंस लेवल के लिए जा रहे हैं तो बेस्ट जो सूटेबल मॉक है वो ओबी है, देन प्रैक्टिस मॉक है, देन टेस्ट जोन है। अब बच्चों का कंसर्न ये आता है मेंस लेवल पे, सर मेंस के उनके एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आते किसी भी मॉक के। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे ना मेंस के या फिर इवन प्रीलिम्स के भी, कई बच्चों का कंसर्न ये रहता है कि सर हम ये समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अगर वो उसको एक्सप्लेन करेंगे तो जब लिखते हुए कोई एक्सप्लेन करता है तो थोड़ा सा वो उसको डिटेल में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसको वो एक्सप्लेनेशन देखने वाला बच्चा किस लेवल पे है, तो उनको हर तरह से उस क्वेश्चन को समझाना पड़ता है। तो इस वजह से कई बार एक्सप्लेनेशन जो होता है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, लंबा हो जाता है, लिखने में समय ले लेता है। ठीक है ना, तो इस वजह से कई बार एक्सप्लेनेशन इररिलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन आपका खुद का भी तो कंसेप्ट होगा, आपने वो टॉपिक तो पढ़ा ही होगा ना। आप उन तरीकों से उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए जिससे आप अपने उस कंसेप्ट को उसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक चीज आप ध्यान में रखिए, इनके एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है आप लोगों को, ये बात अपने दिमाग में फिट करके रखिए। ठीक है, अगर आप ये चीजें करोगे तो आपको तकलीफ नहीं जाएगी, दिस इज माई गारंटी। ओके, अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि पहला, अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज लेके जाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि अपना सब्जेक्ट है। इसमें मैं अटेम्प्ट करने के एंगल को दो तरीकों से बांटता हूं। सबसे पहले वो लोग जो बिगिनर्स हैं, जो यानी अभी रिसेंटली तैयारी शुरू किए हैं, जिन्होंने हार्डली एक या दो कोई एग्जाम दी होगी और वो भी सिर्फ प्रीलिम ही दे पाए हैं, वो क्वालिफाई नहीं हुआ एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। ठीक है, तो आराम से समझें। तो देखिए क्यूए सेक्शन में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो बिगिनर बच्चे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 35 क्वेश्चन, जो प्रीलिम का पेपर होता है आपका, जो प्रीलिम्स का आपका पेपर होता है, आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस की तरफ होना चाहिए जो स्कोरिंग होते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज एंड डीआई। आपको हर पेपर में तकरीबन, अगर आप पीओ लेवल का पेपर देते हो तो 20 क्वेश्चंस, और अगर आप क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन पेपर दे रहे हो तो 25 क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक्स पे मिल जाएंगे। क्लियर? इसके बाद आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, ठीक है ना, ये दो सेक्शंस में आपका पेपर बटा रहता है क्यूए का। तो अगर आप बिगिनर है, अगर आप शुरुआत किए हैं, तो आप पहले इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रेफरेंस दें, देखें पेपर में ये क्वेश्चंस कहां कहां हैं। तो तकरीबन 20 से ये 25 क्वेश्चन सबसे पहले आप कैप्चर करने की कोशिश करें कि जो आपका 20 मिनट का टाइम आपको दिया गया है उसमें एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो आपके जरूर बनने हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 20 के 20 क्वेश्चन बना ले जाएंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं स्पेशली नंबर सीरीज में जो आपका समय कंज्यूम कर लेंगे, पैटर्न नहीं मिलेगा, तो आप उन क्वेश्चन को स्किप कीजिए, स्किप करने की आदत डालिए। बस जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है उसको, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, उसको स्किप करने की आदत डालिए। अगर आप ये हैबिट अपना लेंगे तो आपको डेफिनेटली इन ऑल ओवर आपको बहुत इसका फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो इन क्वेश्चंस को पहले कमांड में लेके आए। ठीक है, इनमें अपनी स्पीड बढ़ाएं, कैलकुलेशन के ऊपर काम करें। डीआई एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि समटाइम प्रीलिम में ऐसे डीआई भी मिलेंगे जो थोड़े से लॉजिकल एंगल में होंगे, जो डायरेक्शंस या नोट पढ़ने के ऊपर आपके आंसर्स बनेंगे, तो वो आपको एक अच्छी हैबिट की तरफ लीड करेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं, अर्थमेटिक में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो प्रीलिम में पूछे जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, और वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, उन कंसेप्ट्स को आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, और उनके ऊपर क्वेश्चन जो मोर ओवर द टाइम बनते ही हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे सबसे पहले एवरेज एक ऐसा टॉपिक है, उसके बाद एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ठीक है ना, ये 4-5 ऐसे टॉपिक होते हैं, अगर आपने इनको पकड़ लिया, क्योंकि इनके ऊपर डेफिनेटली प्रीलिम में क्वेश्चन मिलते ही हैं। अगर ये 5 टॉपिक मैं बता रहा हूं तो आप हर पेपर में देखिएगा इसमें से 3 या 5 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक सेक्शन में जरूर मिलेंगे।
तो आप इनके ऊपर भी अपना कमांड बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा अब जैसे सपोज एग्जांपल के लिए टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे, मान लीजिए कोई एक आध पेपर दिया उसमें इजी क्वेश्चन आ भी गया, बट टाइम एंड डिस्टेंस के सारे जो कंसेप्ट कवर करने पड़ते हैं, इट्स अ काफी लेंथी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक। सेम प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा खासा लेंथी टॉपिक है। सेम विद SICI, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत सारी कंडीशंस कवर होती हैं। ठीक है ना। अब बोट एंड स्ट्रीम है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है, पार्टनरशिप है, एजेस है, इनमें कंडीशन ही कम होती है। ये टॉपिक काफी छोटे होते हैं, अगर आप एक दो दिन भी इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लोगे। अभी रिसेंटली मैंने पार्टनरशिप पढ़ा है, रिसेंटली मैंने एजेस कवर किया अपने कॉन्कर बैच में, आप जाएं उधर उन कंसेप्ट को सीखें, देखिए डुएबल क्वेश्चंस होते हैं इनके। ठीक है ना। तो हो सके तो ये 3-5 क्वेश्चन भी आप अपनी रेंज में ला सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन, तो तकरीबन आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन का एक अच्छा अटेम्प्ट का मसाला तैयार हो जाएगा, क्लियर, बिगिनर्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पेपर के अंदर हार्डली 5 या 6 मार्क लेके आ रहे हैं, ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं होता है। प्रीलिम का आप कोई भी मॉक उठाइए, 100% ऐसा पेपर जरूर होता है यार, मिनिमम आप 15 मार्क्स तक तो जा ही सकते हैं इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप चाहे कितने भी नए हो, मिनिमम 15 मार्क्स तो आप उठा ही सकते हैं, क्लियर। तो जो भी बिगिनर है प्लीज इन चीजों पे ध्यान दे। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, DI, इनके 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अगेन एंड अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट। तो नए बच्चे प्लीज पहले अपने जो अटेम्प्ट्स है उनको प्लान आउट करें और ढंग से इनको बनाएं। उसके बाद अर्थमेटिक के अंदर से ये 4-5 जो टॉपिक हैं आपके, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो डेफिनेटली आपको अपने अटेम्प्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। ठीक है, एक दो पेपर माइट भी बाउंस भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप 2 मॉक्स, 3 मॉक, 4 मॉक, 5 मॉक देते चले जाओगे, यू विल सी अ गुड इंप्रूवमेंट इन योर अटेम्प्ट्स। ठीक है, इसके बाद अब बात करता हूं क्यूए के बारे में ही, बात क्यूए पे ही करूंगा, बट उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, कई बार दे आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 1 और 2 ईयर्स, उन लोगों के लिए, उन लोगों को किस तरह से मॉक को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, उनको किस तरह से क्यूए अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उनको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं ढूंढना है कि अरे सिंप्लीफिकेशन कहां है पेपर में, नो नो, डोंट डू दिस। आपको करना क्या है, आपको जैसे यहाँ पे नंबर्स रहते हैं 1 to 35, पूरे क्वेश्चंस आपको बनाते हुए चले जाना है। पहले आप सपोज आपने पहला क्वेश्चन उठाया, सपोज इट वाज फ्रॉम टाइम एंड वर्क, तो आप उस क्वेश्चन को रीड करें सरसरी नजर से, 1 और 2 सेकंड में डिसाइड करें क्या मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इसमें आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में मत जाएं। जो भी बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से, क्योंकि उन्होंने सारे टॉपिक तो पढ़ ही रखे हैं, उनके सारे कंसेप्ट मोर ओवर क्लियर होते हैं। ठीक है, उन्होंने सारे कंसेप्ट्स को पढ़ रखा होता है, तो उनको सिलेक्शन ऑफ इसमें नहीं जाना है, क्योंकि प्रीलिम लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं मोर ओवर सारे बनने लायक होते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होगा वो वैसे ही देखते ही समझ में आ जाता है, तो उसको तो वैसे ही स्किप ही करना है, क्लियर। तो टाइम, जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का देखा, दूसरा क्वेश्चन आपने देखा बोट एंड स्ट्रीम है, आपको लगा पढ़ते ही समझ में आ जाएगा यार ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो आपको अपना डिसीजन लेना है कि यस आई हैव टू डू इट और नॉट। ठीक है, तो आपको सिक्वेंशियली चलते चले जाना, ऐसा नहीं है कि सीधे 10वें क्वेश्चन पे गए, देखा सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, ये सब में टाइम वेस्ट होता है। और जो बच्चे 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो इस हैबिट में बिल्कुल ना जाए। कोई बिगिनर अगर ये करेगा तो चलेगा, उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसने टॉपिक कम पढ़ रखे हैं, उसका कमांड कुछ टॉपिक में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो भी ऑलरेडी 1 या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको फोकस करना है कि मुझे 1 से लेकर 35 तक जाना है, और आपको टारगेट ये करना है पेपर में कि एटलीस्ट पूरा पेपर हम विजिट करें। जब आप पेपर खत्म करते हो तो दिखता है ना कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सीन, और कितने ऐसे क्वेश्चन है जो आपने देखे भी नहीं, यू हैवंट सीन, आपने देखे भी नहीं। उस सीन वाले क्वेश्चन में, अनसीन वाले क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन हो तो चलेंगे, बट आपको 1 से लेके 35 तक के क्वेश्चन तक जाना होता है। पेपर में क्या क्या आया है वो आपको पता लगना चाहिए। ठीक है, जो भी रिपीटर बच्चे हैं, जो भी बंदे ऐसे हैं जो 1 या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन बनाना है या नहीं बनाना है, ये डिसीजन आप क्वेश्चन देखने के बाद करें। ठीक है, बिना देखे यूं नहीं कि यार पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क आ गया, अब सीधे 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक ही होंगे, चलो अपन छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं। ये काम पुराने जो बच्चे हैं उनका नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन को देखना होगा, अगर ये बनने लायक है तो बनाइए, अदरवाइज स्किप कीजिए। और ये डिसीजन हार्डली 1 और 2 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को रीड करते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये पैटर्न जल्दी बनने वाला है कि लेट बनने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये अप्रोच आपको रखनी है। प्लस जो भी पुराने बच्चे होते हैं उनको सिंप्लीफिकेशंस,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज और डीआई में अपना मिनिमम समय यूटिलाइज करना है, मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि जो समय वो बचाएंगे वही समय आप अर्थमेटिक में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइज, तो इसी तरीके से आपको अपने अटेम्प्ट्स को मैनेज करना है सो दैट आप मैक्सिमम अटेम्प्ट तक चले जाएं। अगर आप क्लरिकल लेवल का प्रीलिम दे रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका अटेम्प्ट 30 प्लस रहे, और अगर आप पीओ लेवल का प्रीलिम दे रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए आप 20 से लेके 30 के बीच में रहें। अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए पेपर देंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इन रियल एग्जाम एज वेल। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई? तो अगर आप क्यूए को इतना सब समझ के ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट अपने अटेम्प्ट में दिखाई देगा। और ये जो प्रोसेस है इसको आपको एग्जाम टू एग्जाम फॉलो करते चले जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई उसको अगले एग्जाम में बैठी नहीं तो दूसरे में बैठाई। छोड़ना नहीं है उस स्ट्रेटजी को, आपने बना लिया है वो स्ट्रेटजी, उसको फॉलो करते जाओ और उसके हिसाब से अपने कंसेप्ट में इंप्रूवमेंट करते चले जाइए। आपको डेफिनेटली उसके ऊपर फायदा मिलेगा। इन रियल एग्जाम माइट भी वो आपको पेड ऑफ कर ले जाए। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आया सभी लोगों को? तो क्यूए किस तरह से अटेम्प्ट करना है हमने उस पर डिस्कशन किया। सेम बारी आती है, सेम तरीका हम लोग रखते हैं फॉर एलआर ऑल्सो, लॉजिकल रीजनिंग पे इसके बाद हम बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में किन क्वेश्चंस को उठाना है, किस तरह से करना है। तो सबसे पहले बिगिनर्स जो हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अभी स्टार्टअप की अपनी तैयारी को, उनके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। तो जो बिगिनर है उनको मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चंस उठाएं जो बनने में आसान है, जैसे इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, सिलॉग। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको ग्रुप में मार्किंग देके जाते हैं। ठीक है ना, इनइक्वालिटी अगर आया है तो मिनिमम एक मॉक में मिनिमम से मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी पे मिलते ही हैं। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी अगर आपको जनरली 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ब्लड रिलेशन में भी 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन में भी 2 से 3 क्वेश्चन और सिलॉग पे भी मिनिमम 3 या 5 क्वेश्चन वो देते हैं, हर मॉक के अंदर रहते ही हैं। अब होता यह है किसी मॉक में आपको इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन और सिलॉग ही मिलेगा, हो सकता है किसी मॉक में आपको कोडिंग, डायरेक्शन और सिलॉग ही मिले, पांचों शायद एक साथ एक मॉक में न मिले, ये भी हो सकती है चीजें। ठीक है, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस उनका जो रह गया वो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स पे ज्यादा है। क्लियर? ओके, इसके बाद इनपुट आउटपुट आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर इनपुट आउटपुट उन्होंने प्रीलिम में दिया है, यूजुअली बहुत कम मॉक में आपको इनपुट आउटपुट प्रीलिम्स में मिलेगा, अगर है भी, बिगिनर बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको थोड़ा सा अवॉइड किया करें, क्योंकि इनपुट आउटपुट समटाइम्स समय कंज्यूम बहुत कर लेता है। यू हैव ओनली 20 मिनट इन एग्जाम, करेक्ट? तो आपका फोकस शुरुआत में इन क्वेश्चंस की तरफ होना चाहिए, पेपर में इन क्वेश्चंस को पहले बना लें सो दैट आप एक रेस्पेक्टेबल अटेम्प्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि इनको मिला के मिनिमम से मिनिमम मेरे हिसाब से 10 या 11 क्वेश्चन तो एग्जाम में होते ही है। 10 से 12 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक्स पे हर मॉक में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मिनिमम बता रहा हूं मैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं बट मिनिमम 10 से 12 मार्क्स आपके यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं। क्लियर? और पीओ लेवल के अगर आप प्रीलिम दे रहे हैं तो आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट 4 के आसपास मिलेंगी, और अगर आप क्लरिकल लेवल का प्रीलिम देते हैं तो आपको 3 के आसपास सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिलते हैं एग्जाम में, जो मॉक्स होते हैं आपके। ठीक है ना, 4 कभी कभी 5 भी मिल सकते हैं। ओके गाइज, अभी पजल में क्या होता है, सिटिंग अरेंज, बच्चों के माइंड में ये माइंड सेटअप पहले से बना होता है कि यार अगर हमने पजल पहले बनाया तो हमारा समय चला जाएगा। तो यस, बिगिनर के साथ ये सीन होता है। जो बच्चे नए हैं वो कई बार फ्लो में पजल्स में बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पजल्स को स्किप करते चले जाएं, पहले आप इन क्वेश्चंस को देखें पेपर में कहां है, उनको अटेम्प्ट करें एंड देन पजल्स के लिए थोड़ा समय बचा लें एंड लास्ट में पजल को बनाएं। क्योंकि अगर किसी पजल ने आपका समय ले भी लिया तो एटलीस्ट आप ये 10-15 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर ले जाएं। ठीक है मेरे बच्चों? उसके बाद पजल में भी वो पजल पहले उठाएं जो आसानी से बन जाती है। जैसे आप देखिएगा, बॉक्स पजल होती है, मीटिंग वाली पजल्स होती हैं, ठीक है, और एक सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, जैसे 8 लोग हैं जिसमें आपका जो क्या बोलते हैं वेरिएंट्स हैं वो कम दिए गए हैं, सर्कुलर है और एक ही वेरिएंट दिया गया है, नाम के साथ नेम दिया गया है और प्लस कोई एक और चीज और दे दी गई है, प्लेस या फिर कोई फ्रूट्स पसंद है कुछ और। तो इस तरह के पजल बहुत आसानी से एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है ना, बॉक्स पजल होती है, मीटिंग्स होती हैं या सर्कुलर बेस्ड होती है, इवन बर्थडे वाले ये सारी चीजें जो होती है थोड़ी डुएबल पजल्स होती हैं। तो आप पहले इनको प्रायोरिटी दें,
ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो आपको लग रहा है कि यार ये मैं आराम से बना ले जाऊंगा, डेफिनेटली इनको आप पहले प्रायोरिटी दें। कई बार कुछ पजल ऐसी होती है जो टाइम कंज्यूमिंग होती है, जैसा अगर आप देखेंगे वो कौन सी होती है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ऐसी पजल्स आपने देखी होंगी जो अनसर्टेन पर्सन की पजल आती है आजकल, अनसर्टेन नंबर की पजल, या फिर ऐसा सर्कुलर अरेंजमेंट जिसमें कुछ लोग बाहर देख रहे हैं कुछ अंदर देख रहे हैं, सम आर फेसिंग टुवर्ड्स दिस थिंग एंड सम आर फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी इसमें अजम्पशंस ज्यादा बन जाते हैं और एग्जाम में समय ले लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्लीज अवॉइड करें। ठीक है मेरे बच्चों, तो जो नए बच्चे हैं जो बिगिनर्स हैं उनका ज्यादा फोकस इजी लेवल की पजल्स पे होना चाहिए एग्जाम में अटेम्प्ट करने पे, और इस मिसलेनियस क्वेश्चंस पे होना चाहिए। अगर आप इनको अटेम्प्ट करोगे तो आपके अटेम्प्ट भी अच्छे बनेंगे और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस इंक्रीज करते चले जाओगे आपका और लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे भी इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया बिगिनर्स के लिए। आप इसमें ट्राई ये करें, जो बिगिनर्स बच्चे हैं ट्राई ये करें कि मिनिमम 15 से 20 मार्क तो स्कोर जरूर करें एलआर में। नए बच्चों के लिए, अभी कई बच्चे हैं कि सर हमारे तो 30 भी आ जाते हैं, अरे अच्छी बात है, अगर आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो वाकई में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लिटरली देखे जो बच्चे शुरुआत में मॉक देना शुरू करते हैं, उनके ओवरऑल मॉक में 25 से 30 मार्क ही आ पाते हैं, 20-25 मार्क ही ला पाते हैं पूरे मॉक में ही, ऑल 100 क्वेश्चंस में से। तो उन लोगों को अपने प्लान्स अटेम्प्ट्स को प्लान आउट करना पड़ता है, तो उनके लिए बेहतर मौका है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी समय हो चुका है, कुछ प्रीलिम भी क्रैक कर चुके हैं, बट कैसे इंगेज रखना है पेपर्स के जरिए, क्योंकि मॉक देते रहने चाहिए, करेक्ट है। तो अब हम उन बच्चों की बात करेंगे जो ऑलरेडी 1 और 2 ईयर से तैयारी कर रहे हैं। क्लियर, दे आर नॉट बिगिनर फॉर दिस प्रिपरेशन। ओके गाइज, इसको समझिएगा। तो देखिए उन बच्चों को करना ये है, अगेन वही बात है यार, देखो मिसलेनियस क्वेश्चन जो हमने अभी बताया आपको, इनइक्वालिटी ये वो, ये तो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, बट आपको सेलेक्ट नहीं करना है, यू डोंट हैव टू सेलेक्ट फॉर इट, मतलब ढूंढना नहीं है इनइक्वालिटी कहाँ है, कोडिंग है क्या, सिलॉग है क्या, ऐसा सेलेक्ट नहीं करना है, आपको अपने फ्लो के साथ चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला क्वेश्चन देखा और पहला ही क्वेश्चन एक पजल दिख रहा है, तो पहले उस पजल को देख लें क्या ये डुएबल है या नहीं। मैं उन बच्चों को मैं क्लियर करता हूं जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, पजल्स को लास्ट के लिए मत रखें, नहीं तो कई बार ऐसा पाया जाता है आपने लास्ट में रखी पजल 4 या 5 पजल लास्ट के लिए छोड़ दी, इसमें से आपने 1 या 2 पजल तो बना ली, जैसे ही तीसरी पजल बनाई और उसको जैसे ही पूरा बनाया और टाइम अप हो गया, आप उसके आंसर टिक तक नहीं कर पाए, वो सबसे पेनफुल सिचुएशन होती है, और वो उन बच्चों को ज्यादा फेस करने को देखने को मिलती है जो पजल सारी की सारी छोड़ते हुए चलते हैं। अगर आपको तैयारी करते हुए ये बिगिनर के लिए अप्रोच अच्छी है दोस्तों, बिगिनर के लिए अप्रोच अच्छी है, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अप्रोच खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है आपने पूरा पजल प्रिपेयर किया, बनाया, सेटिंग अरेंजमेंट, मेहनत लगाई, 2-3 मिनट या 5 मिनट जो भी थे आपने इन्वेस्ट किए, और जैसे ही आप क्वेश्चंस पिक करने गए, टिक करने गए, आपका टाइम अप हो गया, क्योंकि इसको बनाने में भी तो समय लगा होगा ना। ऐसा तब होता है जब आप सारे पजल लास्ट के लिए छोड़ देते हो, तो ये अप्रोच कभी कभी आत्मघाती साबित हो जाती है। अगर आप रीजनिंग की स्पीड आपकी बहुत ही जबरदस्त है तब शायद आप बच जाओ इस चीज से, क्लियर। और ये आपको जनरली जो देखने को मिलता है पीओ लेवल के एग्जाम्स में देखने को मिलता है, मतलब क्लैरिकल में ठीक है उतना हाई लेवल नहीं आती है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, अगर आप लास्ट के लिए भी छोड़ते हो तो पूरा पेपर बनता है, बट पीओ लेवल के क्वेश्चंस में आप ये बहुत कॉमनली देखते हैं ये चीज, माइट भी जो बच्चे सुन रहे होंगे एग्री करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि ऐसा भी आपके साथ होता रहता है। ये उन्हीं बच्चों के साथ ज्यादा होता है जो सारे, जिनकी हैबिट बनी हुई है कि सारे पजल लास्ट में करने हैं। जी नहीं, मान लीजिए आपने पहला जैसे क्वेश्चन पिक किया, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट, मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन उठाया और वो पजल है 8 लोगों का और एक लीनियर में बिठाना है उनको, और ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। आपको पता है यार ये पजल बहुत आसानी से बन जाती है अगर सभी एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, तो इस तरह के लीनियर पजल बहुत आसानी से बनते हैं, तो आपको उसी समय उसको बना लेना चाहिए। दिस इज माई सजेशन टू यू, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप इनको लास्ट के लिए रख देते हो, कई बार सेलेक्ट करने में चला जाता है टाइम, ये करूं कि नहीं करूं, लास्ट में ये बड़ा परेशान करती है चीजें। अगर इमीडिएटली आप इसको खत्म कर दोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। हाँ, अगर ऐसी पजल है जो अनसर्टेन लोगों की है तो शायद स्किप कर दें, तो स्किप कर दीजिए, कोई चक्कर नहीं है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो डुएबल पजल है, जैसे कई बार हम देखते हैं 6 बॉक्सेस को अरेंज करना है, बॉक्सेस पजल आपको भी पता है कंपैरेटिवली काफी आसान होती है, इजी होती है, डुएबल होती है, तो क्यों छोड़ना इसको लास्ट के लिए।
अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो उसी समय उसको खत्म कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ, अगर उसमें कोई अलग चीज दे रखी होगी तो एक दो लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अगर वेरिएबल ज्यादा है, बॉक्सेस में 2-3 वेरिएबल दे रखे हैं, तो स्किप करना समझ में आता है। लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल पजल है, हार्डली 2 वेरिएबल पजल है, तो आई थिंक इमीडिएट उसको सॉल्व कर देना चाहिए। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अटेम्प्ट इंक्रीज करने में बड़ी हेल्प करेगी। और जिस तरह से लेवल टू लेवल आप जाते चले जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली बीच बीच में मिसलिनियस क्वेश्चन भी मिलते चले जाएंगे, तो वो भी आपके अटेम्प्ट को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अटेम्प्ट किया कीजिए। ये जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होती है कि पहले मैं छांट के ब्लड रिलेशन बना लूं या फिर पहले डायरेक्शन सॉल्व कर लूं, ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट अप्रोच है। शुरुआत में यही बताई जाती है, एक सही अप्रोच है। लेकिन जब आपको तैयारी करते हुए 1-2 साल हो जाते हैं, अगेन मैथ वाला फंडा है भाई, क्योंकि आपको मैक्सिमम टॉपिक आप पढ़ चुके हो, कई कई बार उनको रिपीट कर चुके हो, तो फिर वहां पे सिलेक्शन करने के बजाय, क्योंकि पीओ प्रीलिम्स का लेवल उतना हाई नहीं होता है फ्रेंकली स्पीकिंग, ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल ही एकदम अनडूएबल पजल आ जाएगी। लक बहुत ही खराब हुआ तो ऐसा हो सकता है, बहुत ही बैड लक है कोई, क्योंकि सिर्फ हम 1-2 लाइन से जज नहीं कर सकते कि आसान है कि डिफिकल्ट है, वो तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लक बहुत ही खराब रहा तब ठीक है, ऐसा चोट हो सकता है, हम बनाने गए और नहीं बना। लेकिन शुरुआत में अगर आप पजल बना लेते हो, क्योंकि एक टाइम का बैकअप भी होता है, शुरुआत में पजल बनाने का बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आपको पता होता है मेरे पास पूरे 20 मिनट है, तो अगर कोई गलती भी हुई है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। हार्डली गलती होनी नहीं चाहिए प्रीलिम्स के केसेस में, आपको बिल्कुल बिना गलती के स्पॉट ऑन जाना है। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर? तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा अप्लाई करिए, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे बच्चों के साथ ये चोट हो जाती है। वो लास्ट में पजल बनाने बैठते हैं और लास्ट में एक पजल बनाते हैं और उसको टिक नहीं कर पाते हैं, वो सबसे बड़ा दुख होता है। मैं अगेन बता देता हूं, सॉल्व नहीं हुआ, अगर बना ही नहीं, टाइम अप हो गया तो गम नहीं होगा। बन गई, टिक करने जा रहे हो आंसर, पहला आंसर जैसे ही टिक करने की तरफ आपने माउस को टच किया और टाइम अप हो गया और अगला सेक्शन आपके सामने आ गया। ये बहुत बड़ी चोट हो सकती है किसी भी बच्चे के साथ, और होती भी है बहुतों को इस वजह से। अपने 5-5 मार्क, क्योंकि ये जो चीज है ये आपके अटेम्प्ट में 5 मार्क का डिफरेंस ला देती है, 5 मार्क्स। ये आपके फाइनल सिलेक्शन में भी एक बड़ा क्या बोल सकते हैं, एक बड़ा रोड़ा हो सकती है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चोट क्रिएट कर देता है, 5 मार्क छोटे नहीं होते। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो जो बच्चे पुराने होते हैं उनको ये चीज बार बार फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चों का मैंने फीडबैक लिया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तो वहां पे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के पीछे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, आर यू ओके विद दैट? समझ में आ गई है मेरी बात? आगे लेके चलो इस चीज को, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद एक और जरूरी सेक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 30 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, और उसके लिए जो हमें समय दिया जाता है वो है 20 मिनट्स का, 20 मिनट का। ठीक बात है? अब इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए इंग्लिश के अंदर अगेन जो बिगिनर है उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, वो कहां पे अपना स्कोरिंग लेके आए। देखिए जो फिलर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिलर बेस्ड, सिंगल फिलर, डबल फिलर, उसको अपने स्कोरिंग में लेके आइए। इवन क्लोज टेस्ट, उसके बाद अपना स्कोरिंग एरिया बनाइए कॉम्प्रीहेंशन को। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज होती है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि सीधा गए और कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट कर दिया। कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर कम से कम प्रीलिम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, कम से कम। आउट ऑफ 30 अगर 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन पे, तो कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज होती है, बस करना यह है, इसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ रीड करना होता है। जो भी वो 2 या 3 पैराग्राफ का आपको कॉम्प्रीहेंशन दे रहे हैं वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूम भी करता है, बट अगर आप नए हैं, आपको इंग्लिश उतना परेशान करता है, आप स्पॉट दी एरर, सेंटेंस करेक्शन उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन एक आपके लिए सेवर बन के आता है। और अगर आप मॉक में हैबिट रखेंगे कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने की, तो रियल एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज होती है जो बच्चे जनरली स्किप कर देते हैं। देखो एग्जाम जब दे रहे होते हो, मॉक दे रहे होते हो, तो आप कॉम्प्रीहेंशन को बहुत सीरियसली पढ़ोगे, लेकिन जब आप एनालाइज करते हुए कॉम्प्रीहेंशन पढ़ोगे ना, मेरी गारंटी है 90% स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन को एनालाइज करते ही नहीं है, वो पढ़ते भी नहीं है जब एनालाइज कर रहे होते हैं पेपर को। कॉम्प्रीहेंशन को देखते स्किप कर, वो कहते हैं ये तो हम कर लेंगे, छोड़ दो, बट वो एग्जाम में भी छूटता है। जब आप मॉक दे रहे होते हो, जब आपका टाइमर लाइव होता है, तो उस समय पे आप कॉम्प्रीहेंशन को बहुत सीरियसली पढ़ते हो, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो प्लीज इसको अटेम्प्ट करने में लेके आइए, ये आपको मेंस में भी बड़ा काम आएगा। ये हैबिट जो है आपको मेंस में भी बहुत काम आएगी। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज होती है जो आपके मार्क्स को सिक्योर कर देती है।
अगर आप फिलर बेस्ड क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी अपने अटेम्प्ट को बनाओगे ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं 10 से 15 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हो। तो जैसे अभी मैंने आपको तीनों सेक्शंस बताए, मैथ्स के अंदर जो मैंने अप्रोच आपको बताई 15 प्लस तो जा ही सकते हो, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं, और रीजनिंग में भी 15 प्लस, और इसमें भी 15 तक अगर आप चले गए तो आप आराम से एक अच्छा स्कोर 45 से 50 का बिगिनर के लिए काफी मोटिवेटिंग स्कोर होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही मतलब मैं पीओ लेवल की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पीओ ऑल्सो। अगर क्लरिकल लेवल है तो मेरा ऐसा मानना है मैथ्स में आप 20 के करीब जाएं, रीजनिंग में भी सेम 20 के करीब जाएं, और मैथ इंग्लिश में 15 के करीब रह सकते हैं। तो ये अपने आप जो आपका स्कोर है 55 के अराउंड आपको ले जाता है, जो कि वाकई में बिगिनर के लिए एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, क्लियर? तो ये तीनों सेक्शंस के अटेम्प्ट कैसे करने हैं मैंने आप लोगों को बताया, कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, सो दैट आप अपने स्कोर को अच्छे से इंप्रोवाइज कर ले जाएं। फिलर बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है, आपके सामने ही सारे ऑप्शंस होते हैं और थोड़ा आपको पुटअप कर करके एलिमिनेशन मेथड भी अगर आप ऑप्शंस पे लगा दोगे ना, कि भाई ऑप्शंस में वर्ब दी गई है कि एडजेक्टिव दिया गया कि एडवर्ब दिया गया है, अगर आप ये थोड़ी सी नॉलेज भी लगा के एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हो तो आपके क्वेश्चंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक रहा? तो प्लीज ये चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, इसमें बिगिनर और पुराने बच्चे सेम लेवल पे होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बिगिनर हो चाहे आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, दे ऑल आर ऑन द सेम पेज। क्योंकि जिन बच्चों को इंग्लिश एक स्ट्रगल की तरह है, उन लोगों को 2 साल बाद भी वही स्ट्रगल है जो स्टार्टिंग में होता है, वही स्ट्रगल फील कर रहे होते हैं। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आप एक कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक को अगर आप बहुत अच्छे से सीरियसली अगर आप करते हो ना, इट विल गिव यू गुड मार्क्स इन योर रियल एग्जामिनेशंस। कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बच्चे कॉम्प्रिहेंशन को बहुत लाइटली लेके करते हैं, या तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे या बिल्कुल स्किप कर देंगे, और वो चीज उनको मेंस में भी दिक्कत क्रिएट करती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जो तो तरीका मैंने आपको सिखाया है, जब भी आप अगला मॉक दोगे तो थोड़ा इन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लीज गिव द मॉक। ओके, इससे आपको बेहतर तरीका मिलेगा, अपने अटेम्प्ट को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब ये तो बात होगी अटेम्प्ट्स के ऊपर, अब आगे बढ़ता हूं मैं। एनालाइज कैसे करना है, मॉक आपने दे दिया, आपके मार्क्स आपके सामने आ गए, बट हाउ टू एनालाइज दैट, यार मैं मेरा परफॉर्मेंस क्या था, मेरी रैंकिंग क्या थी। तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चे रैंकिंग वगैरह को देख के या परसेंटाइल को देख के वो बड़े परेशान हो जाते हैं। ठीक हो गया? अब ये परसेंटाइल क्या चीज होती है, कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं, परसेंटाइल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मॉक टेस्ट 1300 लोगों ने अटेम्प्ट किया, उसमें सपोज आपकी रैंक जो आई है, सपोज आपकी रैंक 12 आ गई है, 10 आ गई है, यू हैव अचीव्ड 10th रैंक। तो इसका मतलब ये परसेंटाइल का मतलब ये हो जाता है कि 1290 लोग आपके नीचे थे, तो 1290 अपॉन 1300 इंटू 100, दिस इज योर परसेंटाइल। यानी उन 1300 लोगों में आपका रैंक 10th था, इट मींस आपका जो परसेंटाइल आया होगा 99 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड परसेंटाइल। कितने प्रतिशत लोग, जितने लोगों ने वो पेपर अटेम्प्ट किया है, कितने प्रतिशत लोग आपसे नीचे मार्क ला रहे हैं, उनका स्कोर आपसे उतना ही कम है, दैट इज कॉल्ड परसेंटाइल। ठीक है, ये कैट वगैरह का बड़ा फेमस टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि कैट पेपर का बहुत डिफिकल्टी होता है, तो उसमें मार्क्स अगर आप देखोगे ना, टॉपर के भी मार्क्स 100 में से पता लगा यार 40 ही हैं, आपको कहते हुए बड़ा अजीब लगता है यार 100 में से 40 ही मार्क आ रहे हैं, बट स्टिल ही इज टॉपर। तो वहां पे परसेंटाइल टर्म को बड़ा यूटिलाइज किया जाता है, कैट एनमैट, इनमें ना परसेंटाइल टर्म बड़ी कॉमन चलती है। तो हमारे जो मॉक होते हैं उसमें भी परसेंटाइल टर्म को यूटिलाइज ज्यादा किया जाता है आजकल। इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि मॉक का लेवल ऊपर नीचे चलता रहता है, आपने एक मॉक दिया, उसमें आपके 100 में से 80 बन गए, सेम लेवल का मॉक आपने अगला मॉक अटेम्प्ट किया, 3rd नंबर का मॉक, आपके मार्क्स अचानक से 45 पे आ गए। क्यों? क्योंकि मॉक का लेवल थोड़ा हाई होगा, हाई होगा तो सेम नॉलेज से आप माइट भी 45 अटेम्प्ट पे अटक जाए, हो सकता है ये चीज। तो वहां पे फिर आप रैंकिंग या फिर परसेंटाइल के जरिए आप अपनी एनालाइज को देख सकते हैं, दैट हैज टू बी देयर, कि भैया आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसमें समझ में आ जाएगा, उसमें फिर स्कोर मत देखिए कि यार मेरे पहले वाले मॉक में 80 आए थे, इसमें 45 आए। कई बार ऐसा होगा आप 80 मार्क लाके भी 100 प्लस की रैंक में होंगे, कई बार 45 लाके भी आप 50 प्लस की रैंक में आ जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार ये चीजें देखी जाती है। तो पेपर की डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करता है, माइट भी किसी मॉक में ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो गलत डाला गया, उसमें आपने बहुत टाइम दे दिया, ये भी चीजें हो सकती है, मॉक में भी क्वेश्चन गलत मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो इसको एनालाइज कैसे करना है, इन चीजों को समझना कैसे है, तो प्लीज एक चीज मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, प्लीज रैंकिंग मार्क्स को लेके मॉक में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मॉक इज अ मॉक,
ठीक है ना, मॉक हमेशा मॉक ही होता है, ये बात हमेशा याद रखिए, ये आपका रियल पेपर नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, मैंने बहुत बार ये भी चीज देखी है, मॉक देते समय बच्चे उतने सीरियस या उतने डेडिकेशन से मॉक नहीं दे पाते हैं जितना कि रियल एग्जाम में डेडिकेशन होता है, अर्ज ऑफ अर्जेंसी होती है ना वो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंपैरिजन एक सूटेबल जगह पे नहीं आता है, तो ये चीज मैं हमेशा कहता हूं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कंटिन्यूस मॉक दे रहे हो फिर भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो ये घबराने वाला विषय है, डेफिनेटली है, फिर उस कंडीशन में डेफिनेटली है। आपको एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूं, ठीक है गाइस। तो देखिए, एनालिसिस करने की सबसे पहली चीज ये होती है, अटेम्प्ट का और एक्यूरेसी का रेशियो क्या है। अटेम्प्ट और एक्यूरेसी रेशियो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे लिए। एक्यूरेसी कितनी थी, अटेम्प्ट कई बार आप देखिएगा यार, कई बच्चे 80 भी अटेम्प्ट कर देते हैं पेपर में, बट पता लगा पेपर में अटेम्प्ट 80 किए थे बट 50 सही है, 30 गलत है। तो इस तरह का अटेम्प्ट हमारे किसी काम का नहीं है, और बहुत सारे बच्चों में ये कमी पाई जाती है। स्पेशली इंग्लिश में ऐसा हो जाता है, इंग्लिश में ऑल 30 बना देंगे, दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, ठीक है ना। ये बहुत बार हमने चीज देखी है, अटेम्प्ट बढ़ाते रहेंगे, अटेम्प्ट बढ़ाने से नहीं होता है दोस्तों, आपको अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना होगा। अगर आप 60 भी कर रहे हैं और 60 में आपके 58 सही है और 2 गलत है, तो आई वुड रेट मोर, और देख लीजिए आपका स्कोर यहीं पे ज्यादा मिलेगा आपको। 80 बना के भी अगर आपके 50 सही है और 30 गलत है, तो अटेम्प्ट जब आप एनालाइज करते हो, सबसे पहली चीज होती है कि आपका अटेम्प्ट और एक्यूरेसी रेशियो क्या है। आपका अटेम्प्ट टू एक्यूरेसी रेशियो एटलीस्ट 90% होना चाहिए मेरे दोस्तों। और इसको 90% बनाने के लिए करना क्या होता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्वांट के अंदर आपका जो एक्यूरेसी है, इट हैज टू बी 95%, सेम विद एलआर, इट हैज टू बी 95%। मैं वैसे तो 100% होना चाहिए, कोई भी होगा तो कड़क होकर 100% ही बोलेगा, बट ठीक है यार, अगर आप थोड़ा बहुत स्पीड में जब जा रहे होते हो, थोड़ी बहुत तेज कैलकुलेशन करते हो, तो एक आध कोई गलत होने का चांसेस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, 100% अचीव करने के चक्कर में हम क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कॉशियस से पढ़ने लग जाते हैं, और उस पढ़ने में भी हमारा समय बहुत वेस्ट हो जाता है। तो मैं वो नहीं कहूंगा कि आप एकदम 100% के ऊपर स्टिक रहें, ठीक है, बट एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी इन दोनों सेक्शंस में होनी चाहिए। यानी अगर आपने 20 क्वेश्चंस मैथ्स के अटेम्प्ट किए हैं, तो एक गलत करना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट 19 एक्यूरेट होने चाहिए। सेम विद एलआर ऑल्सो, ठीक है ना, वही चीज होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई कई लोग, मैं भी बोलता हूँ 100% एक्यूरेट होना ही चाहिए क्वांट, मानता हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, तेज तेज पढ़ना पड़ेगा आपको, कई बार कोई इंफॉर्मेशन स्किप हो जाती है, कोई गलत पढ़ लेते हैं, कोई नंबर रीड गलत कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, कोई नंबर ही गलत पढ़ लिया, 95 लिखा था बट जल्दी जल्दी में 65 लेके कैलकुलेट कर दिया। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो, सबके साथ होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप स्पीड में हो, तो एक आध गलती होना स्वीकार्य है, लेकिन अगर ये गलतियां ज्यादा हो रही हैं, इट मींस आपको फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन एक आध गलती होना, इट्स ओके। तो क्वांट और एलआर में कोशिश करिए कि 95% की एक्यूरेसी रहे, और इंग्लिश में एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी रहे। थोड़ा मार्जिन में इंग्लिश में जरूर दूंगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बार ऐसा होता है, कई ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट इंग्लिश में 80% का चांस रखेंगे, तो आपको ओवरऑल ऑटोमेटिकली 90% की एक्यूरेसी मिलेगी। सबसे बड़ा एनालाइज इसी का करना है आपको, अटेम्प्ट टू एक्यूरेसी रेशियो। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। बच्चे करने बैठ जाते हैं एनालिसिस रैंकिंग के अंदर, कौन टॉपर था, टॉपर ने कितनी देर में अटेम्प्ट किया, मैंने कितनी देर में, वहां लिखा रहता है ना, वो सब अटेम्प्ट काम के नहीं है। कई बार आप कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आप अटक सकते हो, बिना वजह का अटक सकते हो, क्या किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो इन द टाइम ऑफ दैट क्वेश्चन, तो वो सही एनालिसिस नहीं होता है। कि इस क्वेश्चन में टॉपर ने पता लगा कि 30 सेकंड में किया हुआ है, और आपने बनाया फॉर 58 सेकंड में, आप परेशान हो गए, यार यार ये तो टॉपर 30 सेकंड कैसे ले गया और मेरे 50। भैया ये सब चीजें बदलती रहती है, क्या पता टॉपर दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हो पेपर, उसने 2 आईडी परचेज कर रखी हो, पहली आईडी से वो पहली बार ऐसे ही दे देता है, पूरा पेपर देख लेता है, अपनी दूसरी आईडी से दूसरा पेपर देता है। कई लोगों को टॉप में रहने की बड़ी आदत होती है, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, बड़ी साइको वाली चीजें भी करते हैं, ठीक है। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट जो ऐसा करते हैं, ठीक है, 2 आइडिया परचेज कर लेते हैं, पैसा होता है थोड़ा सा, 2 आईडी सेम टेस्ट की खरीद लेते हैं, एक आईडी से एक पे चलाते हैं, पहले अपनी फेक आईडी से देते हैं जो उनकी, फिर दूसरा अपने, और सेम पेपर दूसरी आईडी से दे रहे होते हैं। तो उनको डेफिनेटली आंसर पता है, तो वो तो 30 क्या, वो तो 15 सेकंड में भी कर सकता है, 10 सेकंड में भी कर सकते हैं वो। तो उन ऐसे लोगों से हम कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, परेशान हो जाओगे आप। क्लियर। तो ये एनालिसिस नहीं कहलाता है, कई बच्चे इसी एनालिसिस को में लगे रहते हैं। प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस।
ये एनालिसिस किसी काम का नहीं है। आपका असली एनालिसिस जो है वो अटेम्प्ट टू एक्यूरेसी रेशियो में होना चाहिए। अगर ये आपका एनालिसिस ठीक बैठ रहा है, अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए इंप्रूवमेंट करोगे तो आपको अपने स्कोर में अटेम्प्ट भी बढ़ते हुए दिखेगा और अपने मार्किंग भी इंप्रूव होते हुए दिखेगी। आपको ज्यादा फोकस एक्यूरेसी की तरफ करना है। मैं हमेशा कहता हूं मॉक के अंदर मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपने 50 क्वेश्चन किए और 50 के 50 सही है तो आपसे बेहतर कोई नहीं है मेरे लिए तो। करेक्ट। आपने 80 करके 40 60 ठीक किए 20 गलत किए तो वो भी किसी काम का नहीं है। एक्यूरेसी रेशियो एटलीस्ट हैज टू बी 90%। ये मेरा मानना है। अगर आप इस चीज को टच कर सकते हो, यही असली एनालिसिस है। दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू। यही असली एनालिसिस होता है। उसके बाद एनालिसिस के अंदर आता है कि आपने जो क्वेश्चन स्किप किए हैं या फिर कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की थी बट वो बने नहीं या गलत हो गए, इनकरेक्ट हुए हैं, उसका रीजन क्या है वो आपको देखना होगा। एनालिसिस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए वो गलत क्यों हुए, क्या वो कैलकुलेशन एरर की वजह से गलत हुए हैं या फिर कोई कंसेप्चुअल गलती है। और वो बैक टू बैक आपने देखा 2 या 3 टेस्ट हो गए, सेम क्वेश्चन मेरा हर बार गलत हो रहा है, इट मींस आपको उस कंसेप्ट को दोबारा से पढ़ना है। या फिर कई बार ऐसा होता है हम रीडिंग ठीक नहीं कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन की, या फिर हमें कुछ कंसेप्चुअल इश्यू आ रहा है, तो ये एनालिसिस में आता है भाई। आपका अगर एक ही क्वेश्चन बार बार सेम तरीके से इनकरेक्ट होता जा रहा है तो आपको उन क्वेश्चंस पे आपको बहुत अच्छे से कमांड बिठानी चाहिए, उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करें। क्लियर। तो ये आपके एनालिसिस का सेकंड पार्ट होता है। पहला अटेम्प्ट टू एक्यूरेसी रेशियो और दूसरा इनकरेक्ट क्वेश्चंस। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए, या टप्पा मारा था तो भगवान ही भला करे आपका, ठीक है ना। मॉक में प्लीज टप्पे मत मारा करें। मॉक में बहुत गंदी आदत है, अगर आप टप्पे मार देते हो, टाइम अप हो रहा है, आपने देखा 30 सेकंड बचे हुए हैं और क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं तो दे धनाधन 5-6 क्वेश्चन मार दिए। ये गलत हैबिट है। मॉक में ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, कहीं सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। मॉक में ये गलत हैबिट है, प्लीज डोंट डू दिस, मत करिए ऐसा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, ये मैं आपको आंख बंद करके कह देता हूं, ठीक है। मॉक में टप्पे मत मारे, नहीं आता स्किप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई सजा थोड़ी दी जा रही है। ये हैबिट रखनी पड़ती है दोस्त। अगर आप वहां पे भी फॉल्स अटेम्प्ट कर लोगे तो ये रियल हैबिट आपकी रियल एग्जाम में भी चली जाती है। ओके। तो वो हैबिट आपकी रियल एग्जाम में भी कैरी करती है और आपको एग्जाम में भी अटेम्प्ट ज्यादा करने की आदत पड़ जाती है। भले एक्यूरेसी ना रहे बट अटेम्प्ट ज्यादा दिखते हैं। अब देखिए कई बच्चे बोलते हैं प्री होने के बाद बोलेंगे आपका 100 में से कितना हुआ, 80 हो गया, 90 हो गया, 7। जब स्कोर आता है पता लगा 58 कट ऑफ था, वो भी क्लियर नहीं हुआ उसका, जो 90 करके आया था। 58 का कट ऑफ है फिर बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ना, नॉर्मलाइजेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान में रखिए, नॉर्मलाइजेशन तभी आपका कुछ बिगाड़ता है जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट एनालिसिस में एक्यूरेसी ही है, अटेम्प्ट टू एक्यूरेसी रेशियो। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों, उन दोनों के लिए एनालिसिस इस लेवल पे करना बहुत जरूरी होता है, रादर देन रैंकिंग मार्क्स कितने आ रहे हैं। नहीं, ये एनालिसिस का मेरा क्राइटेरिया मेरे को लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि मॉक के अंदर डिफिकल्टी लेवल हर पेपर में बदलती रहती है, बट एक्यूरेसी लेवल एक ऐसी चीज होती है जो नहीं बदलना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। चलिए अब बारी आती है एक और धमाकेदार चीज, हाउ टू इंप्रूव अवर स्कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसको किस तरह से हम करेंगे या देखेंगे, इंप्रूव कैसे करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को यही परेशान करता है कि यार पेपर भी दे दिए, मैं रोज 1 या 2 मॉक देता हूं बट इंप्रूव नहीं हो रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा। इसका क्या लॉजिक हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट के लिए तरीका अलग है बट आके एंड अप एक ही जगह पे होंगे। वो है जैसे सपोज क्यूए की बात करें, क्यूए में क्या करना है, जैसे आपने मॉक दिया, आज मैंने एक मॉक अटेम्प्ट किया, उसमें मेरा रेशियो कुछ इस तरह से था, आई हैव अटेम्प्टेड 15 क्वेश्चंस, ठीक है। एक पेपर दिया हमने, उसमें से 15 क्वेश्चन किए, करेक्ट आर सपोज ऑल 15 आर करेक्ट, इनकरेक्ट 0। ये मैं पेपर की स्थिति बता रहा हूं। इसमें से जो 20 क्वेश्चन आपके बच गए हैं, टोटल 35 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन जो बच गए हैं, सपोज उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने स्किप किए हैं, मतलब देखे हैं उन क्वेश्चंस को, पढ़ा है बट स्किप किया है, और बचे हुए 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने मतलब देखे ही नहीं, नॉट सीन। करेक्ट, बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना है, जब पेपर हो गया, ये 15 क्वेश्चन तो हमें पता है यार ये कहीं नहीं गए, हमारे स्कोरिंग में ही है, अगली बार ये किसी और टॉपिक में भी इसी के ऊपर अगर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इनको वापस से बनाने ही वाला हूं।
बट ये जो 10 क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की थी और एग्जाम में नहीं बने, और ये जो 10 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं, इनको मुझे अच्छे से सॉल्व करना है पेपर होने के बाद, विदाउट सीइंग सॉल्यूशन, विदाउट हेल्प ऑफ सीइंग एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन। फिर आपको देखना है कि विदाउट सीइंग सॉल्यूशन और मतलब बिना सॉल्यूशन देखे या बिना एक्सप्लेनेशन देखे मैंने इन 20 में से कितने क्वेश्चन और बना लिए हैं। माइट भी मान लीजिए बिना सॉल्यूशन देखे आप इसमें से 12 क्वेश्चन और बना लेंगे, बट 8 क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जो आपसे नहीं बने विदाउट सीइंग सॉल्यूशन। टाइमर हटा दिया है, अभी टाइमर है ही नहीं। तो आपको करना क्या है, आप ये जो 8 क्वेश्चन है ये क्यों नहीं बन रहे हैं आपसे, आपको ये देखना पड़ेगा और आपको उन कंसेप्ट को लर्न करना पड़ेगा, उन टॉपिक्स को सीखना पड़ेगा। माइट भी अरिथमेटिक हो, माइट भी कोई डीआई हो, माइट भी वेन डायग्राम वाला केसलेट हो, ये कुछ भी हो सकते हैं जो आपको बिना देखे समझ में नहीं आए। तो इन क्वेश्चंस को आपको जानने की कोशिश करनी है। अगेन, इनको जो सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए वो आपका ओन मेथड होना चाहिए, ना कि एक्सप्लेनेशन मेथड। जिस फॉर्म में एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज में दिया गया वो एक्सप्लेनेशन अडेप्ट मत कीजिएगा। बहुत बार बच्चे उसका एक्सप्लेनेशन देख के उसको अडेप्ट कर लेते हैं, वो लेंदी मेथड्स होते हैं। आपको टेस्ट सीरीज में जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो बहुत लेंदी मेथड होगा, उसको अडेप्ट नहीं करना है। आपको खुद का मेथड देखना है, जो तरीका आप जो भी आपने सीखा है, जो भी किसी फैकल्टी से लर्न किया है या खुद का भी कोई मेथड आपका है, आपको मेथड चेंज नहीं करना है। और ये जो 8 क्वेश्चन हैं इनको फोकस करना है। तो ये जो 20 क्वेश्चन है आपको करना क्या है, एक अलग से एक अपनी डायरी रखिए या एक कॉपी रजिस्टर जो भी आप बनाते हो वो बनाइए, उसमें उन क्वेश्चंस को नोट करते रहें। इन 20 क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में उस पेपर में या उस शीट में अलग से लिखते रहें। मैथ्स की अलग बनाइए, रीजनिंग की अलग बनाइए, इंग्लिश की अलग बनाइए। ठीक हो गया। इससे आपको फायदा मिलता है। जब आप देखेंगे, जब आप अगला पेपर देने जाओगे तो माइट भी इन 12 और 8 20 में से अगर एक या दो क्वेश्चन भी उस सेम पैटर्न में अगले पेपर में आ गए तो आपको अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस अगले पेपर में भी करनी है। फिर उस पेपर में भी जो क्वेश्चन है वो नहीं बने उनको अच्छे से रिसर्च करना है, सॉल्व करना है, उनको बनाना है। यही अगर आपने ढंग से कर लिया ना, मेरी गारंटी है 8 या 10 पेपर के बाद आप देखिएगा आपको अपने आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, स्कोर भी बढ़ने लगेगा। क्योंकि मॉक के अंदर घुमा फिरा गया, क्वेश्चन तो वही आने हैं ना। आप देखिए कोई टेस्ट सीरीज है वो 20 मॉक दे देती है प्रीलिम के, जनरली हर मॉक टेस्ट सीरीज में 20 मॉक प्रीलिम के मिलते ही मिलते हैं। अब मेरे भाई यार, आप उनको देना तो सिंप्लीफिकेशन ही है, वही अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। अब वो इतनी वैरायटी तो नहीं ला सकते कि हर किसी में अलग अलग क्वेश्चन देंगे, तो कहीं ना कहीं जाके वो क्वेश्चन सेम पैटर्न में फिर रिपीट होते हैं। सेम आपके रियल एग्जाम में भी होता है, पैटर्न रिपीट होते हैं, भले क्वेश्चन अलग होगा, वैल्यू अलग होगी, बट पैटर्न तो वही लगभग फॉलो होता है ना। तो आपको इसका एडवांटेज आने वाले मॉक्स में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप इस चीज को सेम एलआर में भी वही चीज करनी है, लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम चीज जो मैंने अभी मैथ्स में बताई, जो बन गए अच्छी बात है, जो नहीं बने हैं उनको देखना है, फिर उनको बिना सॉल्यूशन देखे खुद से बनाना है, बिना टाइमर के। फिर उसमें से जो नहीं बन रहे हैं उनको देखो, समझो, चाहे किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ जहां पे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, एंड ऑल जो भी आपका प्रोसेस है, बस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो। एक बार दो बार हैबिट, थोड़ा सा समय लेगा इसमें, लेकिन एक बार हैबिट में आ जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिकली अपने क्वेश्चंस में स्कोरिंग में इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगी। ठीक है। और सेम हैबिट विद द इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश में जो एरर आते जा रहे हैं, जो टाइप ऑफ एरर आ रहे हैं, या कोई वोकेबुलरी आ रही है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, उनको लिखते रहें, अलग एक कॉपी अलग बना के रखें, उसके अंदर उनको मेंशन करते रहें। बहुत एक अच्छी हैबिट है, समय कंज्यूम होता है जरूर इसमें, लेकिन ये आपको लीड करती है टू योर इंप्रूवमेंट। मॉक टेस्ट में इंप्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है। देखिए, टॉपिक वाइज तो पढ़ते ही जाना है, वो तो करना ही है, उसमें तो कोई ढील रखनी ही नहीं है। लेकिन मॉक में अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पे चल रहे हो, ढंग से अगर आप इसको करोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्लियर। और बस अच्छे से इसमें मेहनत करिए, मॉक को यूटिलाइज अच्छे से कीजिए, वेस्ट मत करिए बस। ठीक है। अगर आप कोई भी एक मॉक खरीदते हो, जैसे मैं एक ऑलिव बोर्ड का एग्जांपल दे देता हूँ, ऑलिव बोर्ड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वो देखा है, उसका रिजल्ट भी देखा है। ऑलिव बोर्ड के अंदर बहुत सारे मॉक अवेलेबल है, कुछ ऐसे पेपर भी है शायद जिनकी आप तैयारी नहीं कर रहे हो, जैसे LIC है। LIC का अभी एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एक पोस्ट निकला हुआ था लास्ट ईयर, उसका एग्जाम हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, उसके भी मॉक उसमें दे रखे हैं। वो पेपर आप देने वाले तो हो नहीं, तो आप उसके पेपर तो अटेम्प्ट कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है, आपको एक्स्ट्रा पेपर देने को तो मिलेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इन चीजों को यूटिलाइज कीजिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। ठीक है, ओके गाइज।
तो आई होप आज का सेशन, ये जो मॉक के ऊपर हमने बनाया है, मॉक कैसे देने का, किस तरह से देने का, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को उसके आंसर दे सकूं, ठीक है। और अगर फिर भी आपके डाउट इन डिटेल है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है क्वांट बाय लोकेश सर, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे अपनी क्वेरीज को पुट कीजिए, क्लियर। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस नाम से आप सर्च कीजिए, लोकेश सर के नाम से होगा, शर्मा नहीं होगा, क्वांट बाय लोकेश सर, ठीक है। इस नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करें, आपको डेफिनेटली हमारा ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन कर लें, वहां पे आप अपनी क्वेरी पुटअप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है गाइज, ओके। तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको कुछ चीजें समझ में आई हो, ठीक है। और आपके इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज हैं, ठीक है। आने वाले वीक में मैं आप लोगों को मेंस पेपर को कैसे एनालाइज करते हैं वो भी बताऊंगा, ये प्रीलिम के पेपर पे था, अगला जो एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मेंस पेपर को कैसे हमें एनालाइज करना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। ओके गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, फिर मिलेंगे।